हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एकेडमी वाराणसी। देखिए, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक फर्दर मूव करेंगे। देखिए, मैंने जो बुक का इस्तेमाल किया है वो मेडिजी के बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सो आप वहाँ से क्वेश्चंस को उठा सकते हो। जो भी आपको सोल्यूशन समझ में ना आए वो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। The next question is a practical current source is usually represented by the options are a resistance in series with an ideal current source, B a resistance in parallel with an ideal current source, C a resistance in parallel with an ideal voltage source, D none of these. So देखिए ये 1997 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन, और इसमें हमसे पूछा गया है कि अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट आई, एक रजिस्टर को हम क्या करते हैं इस करंट सोर्स के साथ पैरेलली कनेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होता है किसी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक और कंफ्यूजन होती है, मतलब ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम वोल्टेज सोर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस वोल्टेज के साथ। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं इनको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो करंट सोर्स में हम क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज सोर्स में क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो केवल यही है, बट दोनों को हम समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात है, जब ये आइडियल होते हैं तो आइडियल के केस में क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस ये इनफाइनाइट होता है और ये जो होता है वो जीरो होता है। बट जब प्रैक्टिकल केस आता है तो ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये कुछ ओम का रेजिस्टेंस होता है, हालांकि बहुत लार्ज होता है, बट ऐसा होता है क्योंकि पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जो भी आइडियल या फिर प्रैक्टिकल मीन्स अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, तो जब भी हम करंट सोर्स को किसी भी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लोड के साथ यदि हम यहाँ पे कनेक्ट करें इनको, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो यहाँ पे रेटिंग है कि आई करंट यहाँ से निकलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स तो यही कहता है कि मैं यहाँ पे आई करंट ही एंटर करूँगा, जैसे यहाँ पे आई रेटिंग है तो आई करंट को ही मैं बाहर दूंगा। ठीक है, आई एम्पियर की करंट को ही मैं बाहर दूंगा। बट एक्चुअली जो रेटिंग होती है वो करंट हमको मिल नहीं पाती है, उस रेटिंग से कुछ कम ही करंट हमको मिल पाती है बिकॉज ऑफ लोड। तो उसको मेंटेन करने के लिए, मीन्स वो करंट कहाँ पे लॉस हो जाती है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस यदि हम यहाँ पे सीरीज में सपोज करें कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज तो हमको ये बोलता है कि यदि कोई करंट सोर्स यहाँ पे है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो और सपोज करिए 2 एम्पियर का है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा आगे। तो ये तो कोई भी लॉस नहीं हुआ करंट में, करंट उतना का उतना ही है, करंट रिड्यूस नहीं हुआ। तो करंट की जो रेटिंग है आई, वो करंट नहीं पहुंच पाती है प्रैक्टिकल केस में, कुछ उससे कम ही करंट आगे जा पाती है। तो वो जो करंट रिड्यूस हो जाती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं पैरेलल में। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ करंट क्या होता है, करंट कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो जाती है और जो बचा कुछ करंट है वो आगे चला जाता है। इस वजह से हम इसको पैरेलली दिखाते हैं। अगर सीरीज में करते हैं तो सीरीज तो कहता है कि जितना करंट यहाँ पे आ रही है उतनी करंट आगे जाएगी, इसी वजह से हम सीरीज में नहीं दिखाते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में रजिस्टर को। और वहीं यदि हम बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स में भी सिंपली ऐसा ही कुछ होता है कि यहाँ पे यदि आप कोई सपोज करो लोड कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रजिस्टिव लोड ही कनेक्ट कर रहे हो, तो होगा क्या कि आप जब भी देखो कि जैसे मान लो कोई बैटरी वगैरह होता है आपके घरों में या फिर कुछ भी सप्लाई, आप जैसे ही सप्लाई दिए रहते हो कहीं पे और वहाँ पे लोड कनेक्ट करते हो, तो आपका वोल्टेज जो होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, थोड़ा वोल्टेज का मतलब कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो इतना सारा,
ये पूरा कितना है, अगर जो रेटिंग है इसकी V वोल्ट, वो पूरा का पूरा यहाँ पे V वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन वोल्टेज तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है जैसे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो वो जो वोल्टेज डाउन होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे हुआ है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, ताकि यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप को दिखा सकें। ये देखिए जैसे यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, ओवरऑल जो वोल्टेज हमारा है वो यहाँ पे आता है, और यही वोल्टेज हमारा इस पैरेलल सर्किट के अक्रॉस आ जाता है, क्योंकि ये सेम वोल्टेज यहाँ पे आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे इसको हम रेजिस्टेंस को इसके पैरेलली दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देते, तो क्या हम वोल्टेज ड्रॉप को दिखा पाते? वोल्टेज ड्रॉप को हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप को जस्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज के केस में रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में दिखाते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, so the next question is question number 5. A 10 volt battery with an internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load whose VI characteristic is given by 7I is equals to V square plus 2V. The current delivered by the battery is, so देखिए ये 1997 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, इसमें हमको एक 10 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, 10 वोल्ट, जिसको बताया गया है कि ये कनेक्टेड है एक नॉन लीनियर लोड से। अब ये नॉन लीनियर लोड क्या होता है? ऐसे लोड जो कि अगर जिन पे इनपुट कोई दिया जाए तो उनका आउटपुट उसी इनपुट के प्रोपोर्शन में वेरी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इनपुट वोल्टेज देता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है, तो इसमें जो करंट है, करंट को मैं आउटपुट मान लेता हूँ, तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स चेंज करता हूँ, तो करंट भी कितने टाइम्स चेंज होना चाहिए? 2 टाइम्स। तो ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं? लीनियर लोड। ठीक है, जैसे रेजिस्टिव लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। और वैसे ही अगर हम बात करें नॉन लीनियर लोड की, तो नॉन लीनियर लोड में हम क्या देखते हैं कि जो अगर हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो करंट 2 टाइम्स चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर लोड है, ठीक है, इसका अपना कुछ इम्पीडेंस है, और ये देखिए इसी वजह से इसका इक्वेशन एक दे दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को 2 टाइम्स चेंज करते हैं तो करंट भी 2 टाइम्स चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपली ये एक नॉन लीनियर लोड है, इस वजह से इसका एक इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे ये वोल्टेज 10 वोल्ट है, और देखिए यहाँ पे 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जिसको मैंने नहीं दिखाया। तो 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो डॉट डॉट में, ये पूरी बैटरी है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ पे आई करंट फ्लो रही है इस लोड के पास, और लोड के पास जो वोल्टेज है V है, और इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक वो हमको दिया गया है, ये 7I = V² + 2V। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसमें हमको KVL अप्लाई कर देना है। देखिए KVL क्या होता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, हमको इनके वोल्टेजेस का सम देखना है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये वोल्टेज है V, इनका यदि हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 की हो जाएगा। तो KVL चलिए इस पर अप्लाई कर देते हैं हम। तो सिंपली यदि हम यहाँ पे देखें तो 10 वोल्ट हो जाएगा। देखिए जहाँ से करंट निकल रही है उसको मैं साइन के रूप में यूज करूँगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। देखिए हमेशा करंट हायर टू लोअर फ्लो करती है, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये प्लस पॉजिटिव वाला जो वो हायर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव वाला लोअर। तो हायर से यहाँ से निकल रही है करंट, और जा करके लोअर तक जा रही है, लोअर पोटेंशियल तक। वैसे ही यहाँ पे जो करंट एंटर करेगी रेजिस्टेंस में, ये देखिए एक्टिव एलिमेंट और ये पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट में करंट जहाँ पे एंटर करती है वहाँ पे मैं प्लस साइन दिखाऊंगा, और जहाँ पे निकल रही है वहाँ पे माइनस। ये मीन्स हायर टू लोअर करंट फ्लो कर रही है। और जो मेरा यहाँ पे
साइन लेने का जो तरीका होगा, देखिए मैं जहाँ से करंट निकल रही है वही साइन यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट में करंट प्लस से निकल रही है तो मैंने यहाँ पे प्लस यूज़ किया, और यहाँ पे माइनस से निकल रही है तो मैं माइनस यूज़ करूँगा। आप ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 ओम के क्रॉस पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, यहाँ पे करंट आई है और हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो आई इंटू 1, तो आई ही रहने देते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, माइनस वी, क्योंकि देखिए माइनस से यहाँ पे निकल रहे हैं हम यहाँ पे करंट माइनस से, तो माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। केवीएल हमने अप्लाई कर दिया, तो इससे हमको क्या मिला, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 10 इज इक्वल्स टू वी प्लस आई। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं 7i इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2v। ये हमको यही कैरेक्टरिस्टिक दिया गया इसका। अब हमने यहाँ से पता कर ही लिया कि जो करंट है I वो किसके इक्वल है, I इज इक्वल्स टू 10 माइनस वी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम सिंपली रख देते हैं I की जगह पे 10 माइनस वी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v। अब ये हो गया आपका 70 माइनस 7v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2v। यहाँ से वी स्क्वायर 7 और 7 को यदि हम उधर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा 9v प्लस 9v, और 70 को यदि उधर लेके जाएं तो ये माइनस 70 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो v स्क्वायर प्लस ऐसा क्या करें कि 14 और 5, ठीक है 14 5 70 होता है, तो 14 हो गया, और यहाँ पे माइनस 5, 14v माइनस 5v माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, v को कॉमन ले लूँ, तो v प्लस 14 माइनस 5v प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो v की वैल्यू एक 14 आ रही है, माइनस 14, और एक v की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो वोल्टेज जो हमारा एक माइनस 14 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो अब हम कौन सा इसमें से लेंगे, तो दोनों को इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू माइनस 14 रखेंगे, तो माइनस 14 पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें पोलरिटी चेंज करनी होगी, मतलब जो हमने पोलरिटी ली थी वो नहीं रह जाएगी। v इज इक्वल्स टू माइनस 14 यानी मतलब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोड में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हमारी पोलरिटी जो है वो लोअर टू हायर हो जाएगी। ठीक है, मतलब लोअर से कभी हायर की तरफ तो करंट फ्लो करेगी नहीं, क्योंकि लोड है। और यदि आप ये भी सोच सकते थे कि अगर मैं इसको माइनस और प्लस कर दूँ तो ऐसा क्या होगा कि करंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लोड से डिलीवर होगी। ठीक है, हमेशा लोड में करंट क्या होती है, जाकर के करंट के में एंटर करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है वहाँ पे पावर यहाँ से डिलीवर नहीं होगी। इसी वजह से ये हमारा जो माइनस 14 है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। v इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 हमारा सही होगा। अगर v इज इक्वल्स टू 5 है तो इसको हम यहाँ पे अगर रख दें तो i इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 6. The value of E and I for the circuit shown in figure are dash B and dash A. So देखिए ये डेट 1997 पूछा गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है जिसपे हमको E और I ये दोनों फाइंड करना है कि E कितने वोल्ट का है और कितने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है I। ठीक है, तो देखिए ऐसे सर्किट्स मतलब काफ़ी सिंपल हैं, 2 नंबर हमको दे जा रहे हैं, तो अब क्या चाहिए, मतलब एक मजाक का क्वेश्चन है जिसमें देखिए अभी इस पूरे सर्किट में हमको कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा लोन चीज़ जिससे हम यहाँ पे इस करंट को और इसको फाइंड कर सकें, वोल्टेज को। तो अब ऐसा क्या होगा कि हमको ये करंट मिल जाएगी। देखिए करंट तभी मिल सकता है यदि हमको यहाँ की और यहाँ की करंट पता चल जाए। ठीक है, और यहाँ का करंट कैसे पता चलेगा, ये वाली करंट, जब हमको ये करंट और ये करंट पता हो। तो हमको ये करंट देखिए इसी वजह से दिया गया है ताकि मैं किसी अदर चीज़ों को निकाल सकूँ।
2 एम्पियर का करंट यहाँ पे हमको ऑलरेडी गिवन है, तो इस 2 एम्पियर की करंट की मदद से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 4 ओम हमको यहाँ पे दिया गया है, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज इसके पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो 2 × 4 दैट इज 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अब 8 वोल्ट अगर यहाँ पे ड्रॉप हो रही है तो ये वाला जो रजिस्टर है एकदम इसके पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि इसका नोड जो है देखिए सेम नोड है, यहाँ पे भी सेम नोड है, मतलब स्टार्टिंग और एंड में भी, तो इस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी सेम हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। अगर ये 8 वोल्ट हो गया तो अब हम यहाँ का करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमेशा करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगी ऐसे, और कितना करंट फ्लो करेगी, I = V/R ओम्स में अप्लाई कर देते हैं, तो 8/1 दैट इज 8 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करने वाली है। देखिए 8 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो कर रही है और 2 एम्पियर की करंट यहाँ से, तो टोटल जो आगे करंट जा रही है वो 10 एम्पियर जा रही है, मतलब यहाँ से 10 एम्पियर आ रही थी, तभी तो यहाँ पे 2 एम्पियर और 8 एम्पियर मिलकर जा रहे हैं, ठीक है, 8 और 2 एम्पियर मिलकर यहाँ पे 10 एम्पियर बना लिए, तो ये 10 एम्पियर हमको पता चल गया। अब ये 10 एम्पियर इस रजिस्टर के पास फ्लो हो रहा है, तो अगेन हमको यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V = I × R, सो 10 × 1 दैट इज 10 वोल्ट, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो 10 वोल्ट हमको यहाँ पे पता चल गया, ओके। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको ये वाली करंट किसी तरीके से पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि 10 एम्पियर पता चल ही चुका है, ये वाला करंट जैसे ही पता चलेगा तो हमको ये करंट पता चल जाएगा, और इसको पता करने के लिए हमको इसके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे पता करें, सपोज कर लेते हैं V है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर KVL अप्लाई कर देते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में KVL बताया कि क्या होता है, ये क्लोज्ड सर्किट है, इसके अराउंड जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए अब हम इसमें एक बार KVL में पूरा करंट को घुमा देते हैं, करंट हम खुद से घुमाएंगे, ठीक है, जैसे मैं अगर ऐसे घूम रहा हूँ इसमें इस तरीके से, मतलब ऐसे, देखिए अब ये प्लस साइन हमें दिया है, तो पहले प्लस से मैं निकल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे V को प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस V, यहाँ पे जैसे जा रहा हूँ तो यहाँ माइनस से निकल रहा हूँ तो -10 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस से निकल रहा हूँ तो -8 वोल्ट इज इक्वल टू 0, सो V = कितना हो जाएगा 10 और 8, अगर उधर जाएंगे तो 18, ठीक है, 18 वोल्ट हो गया, ठीक है, मतलब ये V हमको पता चल गया 18 वोल्ट। अब यदि V पता चल गया तो अगेन ओम्स लॉ से हम इसका करंट फाइंड कर सकते हैं, करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करेगी, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अगर 18 वोल्ट है और रजिस्टर 6 ओम, तो यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, ठीक है, ये वाली जो करंट है वो कितनी है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की करंट अगर यहाँ फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर की करंट अगर यहाँ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगी, मतलब देखिए दोनों आगे ही जा रही हैं, कोई पीछे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि 10 एम्पियर ये, 3 एम्पियर ये जा रही है, तो 13 एम्पियर पीछे से आ रही थी, तभी तो ऐसा हुआ, तो यहाँ का हमको करंट पता चल गया 13 एम्पियर। अब हम यदि ये 13 एम्पियर है तो यहाँ का हमको वोल्टेज पता चल जाएगा, देखिए करंट के पता चल चुका है क्योंकि यही करंट आगे जा रही है 13 एम्पियर, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 13 × 1 13 वोल्ट, ठीक है, 13 वोल्ट पता चल गया, ये वोल्टेज भी पता चल जाएगा। अगर इस वाले लूप में KVL लगा देते हैं, ऐसे करंट को घुमा देते हैं, देखिए प्लस से निकलते हैं, तो E इस वाले में KVL लगा रहा हूँ, तो E - 13 वोल्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे V कितना आया था 18 वोल्ट, तो अगेन माइनस से निकल रहे हैं, तो 18 = 0, सो E = कितना हो जाएगा 8 × 11 1 × 2 1 3, मतलब 31 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, E = कितना हो जाएगा 31 वोल्ट, और I = कितना हो जाएगा हमारा 13 एम्पियर, सो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर एंड 31 वोल्ट। Okay, so now we will move on with